हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एस्केरिस के बारे में समझेंगे। एस्केरिस निमेटोडा का मेंबर है और ये जो होते हैं राउंड वर्म होते हैं, इनको थ्रेड वर्म भी कहा जाता है। इनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है, स्पिंडल शेप, सिलिंड्रिकल, बाइलेटरल जो है। ये बाइलेटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाली फाइलम है। इसके लगभग 1200 स्पीसीज नोन है, जिसमें से 50 स्पीसीज जो होती हैं वो ह्यूमन में पैरासाइट की तरह पाई जाती हैं। उसमें से ही एक स्पीसीज है जो कि एस्केरिस है। तो निमेटो हेल्मिन्थीज में से हम लोग जिसके आज अध्ययन करेंगे वो है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस। इसकी जो पोजीशन है वो इसका फाइलम निमेटोडा है, ऑर्डर एस्केरोइडिया है, जीनस एस्केरिस है। हैबिट और हैबिटेट की अगर हम लोग बात करें तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइडिस जो है कॉमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट है ह्यूमन बॉडी के अंदर, और कभी कभी ये पाया जाता है पिग में, शीप में, कैटल में, मंकी में, यहाँ तक कि स्क्वायरल्स में भी पाया जाता है। ट्रॉपिकल कंट्रीज में ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। जो चिल्ड्रन होते हैं ये इसके लिए ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं। वर्म्स जो है फ्री फॉर्म में रहता है इंटेस्टाइन के अंदर, और इसके जो उसकी बॉडी इंटेस्टाइन में से जो फाइल होता है वो उसको एब्जॉर्ब करने का काम करता है। इसकी अगर मॉर्फोलॉजी को देखा जाए, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, तो ये इलोंगेटेड नैरो सिलेंड्रिकल होते हैं, येलोइश और पिंकिश कलर के होते हैं। मेल और फीमेल में डिफरेंस पाया जाता है। मेल जो होता है थोड़ा सा छोटा और फीमेल जो होते हैं वो बड़े होते हैं। फीमेल की जो बॉडी होती है वो 20 से 40 सेंटीमीटर की होती है, और इनकी मोटाई भी 6 से 8 mm तक की हो सकती है। वहीं पर मेल जो होते हैं वो 15 से 30 सेंटीमीटर तक होते हैं, उनकी बॉडी मैक्सिमम 5 mm तक ही मोटी होती है। अगर एक्सटर्नल फीचर की बात करें तो इसमें 4 जो है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्राइप्स पाई जाती हैं। इसमें 2 मिड डॉर्सल, 1 मिड वेंट्रल और 2 लेटरल लाइनें पाई जाती हैं। इसमें अगर हम लोग इसमें देखें तो 2 मिलीमीटर बॉडी के पीछे की तरफ एक सेंसरी फैमिली पाई जाती है, और यहाँ पर एक्सटर्नल पोर भी पाया जाता है। इसमें जो फीमेल होती है वहां पर एक जेनेटल पोर पाया जाता है जिसको गोनोपोर कहते हैं। ये 1/3 इस पार्ट पर होता है, ऊपर की तरफ माउथ है। एक्सक्रीटरी पोर जो होता है लगभग 2 mm जो है एंटीरियर एंड को छोड़ करके पाया जाता है। यहाँ पर छोटे स्मॉल निडल लाइक जो है पिनियल सीटी है, ये कॉपरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं। कॉपरेटरी सीटी भी इनको कहा जाता है। अगर इसकी बॉडी कैविटी की बात करें तो जो एस्केरिस की बॉडी कैविटी है वो स्यूडोसील से बनी होती है, और स्यूडोसील जो होता है बॉडी कैविटी और इंटरनल ऑर्गन्स जो है उनके बीच में पाई जाती है। ये एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील से डिराइव्ड होती है। अगर हम लोग इसी फिजियोलॉजी को समझते हैं तो एस्केरिस जो है थोड़ा सा मूवमेंट करता है, और ये जो मूवमेंट करता है ये जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट इंटेस्टाइन में होता है उसके द्वारा, और साथ ही साथ अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं डॉर्सो लेटरल मसल्स सेल्स जो होती हैं उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसको ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाया जाता है, जो स्यूडोसोलोमिक फ्लूइड होता है उसके द्वारा एक प्रेशर क्रिएट किया जाता है, इसके द्वारा इसमें मूवमेंट होता है। इसके अलावा अगर इसके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो एस्केरिस जो है क्योंकि पकाया खाना खाता है, ये सेमी डाइजेस्टेड फूड होता है, और कभी ये कंप्लीट डाइजेस्टेड या सेमी डाइजेस्टेड फूड को जब एब्जॉर्ब करता है तो बाकी इनकम्प्लीट डाइजेस्टेड जो होता है वो डाइजेशन जो है वो कंप्लीट होता है फेरेंक्स में, और एस्केरिस में जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं वो फेरेंजियल ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इसमें कोई ऑर्गन्स स्पेशल नहीं पाए जाते। जिस प्रकार से बाकी एंडोपैरासाइट होते हैं उसी प्रकार से ये भी एक प्रकार से एनाएरोबिक एनाएरोबिक होता है। अगर कभी ऑक्सीजन मिल गई तो ऑक्सीजन के द्वारा ये थोड़ा सा एनर्जी बना लेते हैं, अदरवाइज ये एनाएरोबिक कंडीशन में
कार्बन डाइऑक्साइड, फैटी एसिड वगैरह ये जनरेट करते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो सिलेंड्रिकल लॉन्गिट्यूडनल एक्सक्रीटरी कैनाल होती हैं और पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है सिंगली हाईली इलॉन्गेटेड कॉम्प्लिकेटेड जो है गेट सेल के द्वारा बना होता है। इस सेल को रीनर सेल कहा जाता है, ये इसकी विशेषता है। स्केरिस दोनों प्रकार के होते हैं, ये अमीनोटेलिक भी होते अमीनोटेलिक भी होते हैं, यूरियोटेलिक भी होते हैं। ये भी एक स्पेशलिटी है, ज्यादातर एक ही प्रकार के ऑर्गन्स पाए जाते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम जिसका जो है डिफाइंड होता है और जो नर्वस सिस्टम है कंप्राइज होता है सर्कमसेंट्रिक जो है नर्व रिंग के द्वारा। इसमें बहुत सारे जो है सेंसरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, कई सारे, जैसे कि लेबियल सेंसरी पेपिला पाए जाते हैं लिप्स के आसपास, ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, टेस्ट के लिए काम आते हैं। वहीं पर टेम्पिट्स पाए जाते हैं, ये भी एक प्रकार के गस्टेटरी रिसेप्टर्स ही होते हैं। फास्फेट पाए जाते हैं, ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। सर्विकल पेपिली जो होती है वो टेक्टाइल ऑर्गन होते हैं और एनल पेपिली भी टेक्टाइल ऑर्गन की तरह काम करते हैं। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्टिव जो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। मेल जो होता है कंप्राइज होता है इसके अंदर टेस्टिस, वास डेफ्टन, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, क्लोएका और स्पाइनल सीटी ये सब पाए जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होते हैं वो इंक्लूड करते हैं ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेराई और वजाइना, और ये फर्टिलाइजेशन करते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, उसमें जो है बहुत 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स इसके ऊपर चढ़ी होती है, एक होती है विटलाइन लेयर, एक के ऊपर दूसरी प्रोटियोलिटिक लेयर होती है और तीसरी जो कि बाहरी लेयर है वो हार्ड होती है, काइटिनस होती है, इसमें ढेर सारे वाट्स होते हैं, उभार होते हैं। इसीलिए इसको जो है मैमेलिएटेड एग्स भी कहा जाता है। ये प्रोटेक्टिव कवरिंग इतनी हार्ड होती है कि ये वाटर के लिए ये इम्परमिएबल होती है। हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक दोनों ही कंडीशन में इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जो साइज होता है 60 से 70 माइक्रोन लंबा और 40 से 50 माइक्रोन की चौड़ा हो सकता है। इन्फेक्शन जब ह्यूमन में होता है इसमें, तो ये जो सिंगल होस्ट होता है जो कि मोनोजेनेटिक है, ह्यूमन से ह्यूमन में ही ट्रांसफर होता है। तो जो इसका जो लार्वा होता है ये मिट्टी में, सॉइल में पड़ा रहता है, फीसेस के द्वारा ये बाहर जाता है और सॉइल में ये बहुत सालों तक का जो है सर्वाइव कर सकता है। ये 5 से 6 साल तक का सॉइल में पड़ा रह सकता है और जब ये किसी कंटामिनेटेड फूड के द्वारा या सॉइल के द्वारा या बच्चों के द्वारा अनहाइजीनिक कंडीशन में खाना खाने में ये अगर बॉडी के अंदर चला जाएगा तो यहाँ पर जो इंटेस्टाइन होगी वहां पर ये पहले मोल्टिंग करेगा और वहां पर लगभग 0.25 से लेकर 0.3 mm लॉन्ग जुवेनाइल लार्वा जो होगा वो जुवेनाइल जो है फॉर्म में ये रिलीज हो जाएगा और यहाँ पर प्राइमरी माइग्रेशन करेगा। ये दो माइग्रेशन करता है। एक सर्कुलेशन में प्राइमरी माइग्रेशन जब करेगा तो जुवेनाइल लार्वा जो है ब्लड में लगभग 1 हफ्ते तक का रहता है और वहां से ये पहुंचता है लीवर में 3-4 दिन तक रहेगा। वहां से ये फिर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में आ जाएगा 3-4 दिन तक का। इसके बाद वहां से ये ट्रेवल करता हुआ लंग में आएगा। लंग के अंदर ये लंग से ये वेन, हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी इन सभी जगहों पर ये टहलता रहेगा। लंग में जो अब सेकेंडरी माइग्रेशन होता है, लंग में ये जो लार्वा है ये पड़ा रहेगा और जो है जो ब्लड कैपिलरीज एल्वेओलाई है यहाँ पर ये लगभग 10 दिन तक का समय बिताएगा और धीरे धीरे ये ग्रो होता चला जाएगा। इसके बाद 10वें दिन में इसकी जो बॉडी होगी वो सेकंड मोल्डिंग करे, सेकंड जो है स्टेज में आ जाएगा। अब ये यहाँ पर थर्ड मोल्डिंग करके करे, थर्ड और फोर्थ स्टेज का जो नाइल लार्वा जो होता है वो लंग में, दोनों ही मोल्डिंग, थर्ड और फोर्थ मोल्डिंग दोनों ही लंग की एल्वेओलाई में होती है। इसके बाद अब ये जो लार्वा, ये जो जुवेनाइल है इसकी जो लेंथ है लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर की हो चुकी है। अब ये छींकने या खांसने के द्वारा ऊपर की तरफ आएगा और वहां से ये फर्दर जो है ट्रेवल करके
इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। इंटेस्टाइन में जाने के बाद फर्दर ये फोर्थ मोल्डिंग करेगा और ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। पैथोजेनिसिस की बात करें, थेरेपी और प्रोफाइलेक्सिस की अगर बात करें, तो एस्केरिस जो होता है कंटेमिनेटेड फूड या ड्रिंक के द्वारा जाता है बॉडी में, हमारे बच्चे ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं एनाजेनिक कंडीशन में। अगर ये पैथोजन हो गया तो एस्केरियासिस नामक बीमारी हो जाएगी और इसमें बच्चे को भूख लगना कम हो जाएगी, डायरिया, वोमिटिंग, कोलिक पेन, नॉइसिया, ये सारी सिम्टम्स इसके अंदर आ सकते हैं। अगर जो एडल्ट में होगा, एडल्ट में भी काफी ज्यादा सीवियर हो सकता है। इंसोम्निया जो है, लॉस ऑफ एपेटाइट, इसके अलावा ये कुछ जो है टॉक्सिन्स को जो है रिलीज करते हैं और जो वर्म होता है नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट कर सकता है। थेरेपी की अगर बात करें तो थेरेपी के लिए चिनोपोडियम, एल्कोपार, बेंडेक्स और इमेथेनॉल, वर्मिन, जेंटिल, ये सब दवाएं इसके लिए काफी पॉपुलर है। और इसके बचाव की बात करें तो अनहाइजीनिक हैबिट को छोड़ने की जरूरत है। खाना खाने से पहले कोई भी चीज खाने से पहले हाथ बिल्कुल साफ धुले होने चाहिए। बच्चे कुछ भी मिट्टी में, जमीन में से उठा के खा लेते हैं, वहां से कंटामिनेशन बहुत जल्दी से, तेजी से फैलता है। और चूंकि अगर खुले में शौच की जाती है तो फिर लार्वा पाए जाते हैं, मगर अगर कहीं पर खुले में शौच नहीं हो रही है तो फिर ये लार्वा के पाए जाने के, जो इनके एग होते हैं, उनके पाए जाने की संभावना कम होती है। थैंक यू।